आज हमने करना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एग्जाम में बहुत बार ये पूछा जा चुका है। बहुत बार पूछा जा चुका है और वैसे सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल एकदम सिंपल है। बोर मैग्नेटॉन। बोर मैग्नेटॉन पहले से समझ लेते हैं कि ये है क्या। देखिए, कोई भी चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल अगर ये स्टेशनरी है, रुका हुआ है, तो ये अपने चारों तरफ बनाता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है अपने चारों तरफ, अगर रुका हुआ है तो। लेकिन यही चार्ज पार्टिकल अगर मोशन में है तो फिर ये दो तरह के फील्ड बनाता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड था इसका अपने साथ वो तो है ही, इलेक्ट्रिक फील्ड तो चलता ही चलता है इसका अपने साथ। लेकिन जब ये चल रहा है उस टाइम एक फील्ड और बनाता है। कौन सा फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, ठीक है। रुका हुआ पार्टिकल केवल इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करता है अपने आसपास, और चलता हुआ चार्ज पार्टिकल वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंड्यूस करता है अपने आसपास और मैग्नेटिक फील्ड भी इंड्यूस करता है। अब हम एटम का स्ट्रक्चर अगर समझें, किसी भी एटम का स्ट्रक्चर अगर हम देखें, तो एटम के दो मेन पार्ट हैं। कौन सा पार्ट? एक तो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता हुआ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हम बात कर रहे हैं अभी बोर कंसेप्ट की। बोर कंसेप्ट इज एप्लीकेबल फॉर एनी एटम और आयन हैविंग वन इलेक्ट्रॉन ओनली। सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। जब एक इलेक्ट्रॉन है तो कहाँ होगा? ये एस ऑर्बिटल में, पी डी एफ सब खाली पड़े हुए हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन ये रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, चल रहा है, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। जब ये इलेक्ट्रॉन मोशन में है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाता है और एक मैग्नेटिक फील्ड भी बना देता है, ठीक है। अब कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा? जब आपने पीछे पढ़ा है लूप, आपने पढ़ा है लूप, सिंपली तार का एक चक्कर है, ये लूप बन गया। ये वायर है, मैंने इसे गोल घुमा दिया, अब ये लूप बन गया। अब ये क्या बन गया? लूप बन गया। आप इसमें करंट स्टैब्लिश कर दीजिए, करंट चलने लगेगा। जब इसमें करंट चलने लगेगा तो इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। अच्छा, करंट चलने का मतलब क्या होता है? इसमें हम कहें कि करंट चल रहा है तो एक्चुअली फ्री इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं। करंट चल रहा है मतलब एक्चुअली फ्री इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं। अब अगर किसी लूप के अंदर इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं किसी लूप के अंदर, तो इस लूप ने अपने सेंटर पर, अपने अंदर, अपने बाहर एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस कर दिया। मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस कर दिया, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन इधर चल रहे हैं तो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन ये होगी, ऐसे इधर एंटी क्लॉकवाइज, ओ सॉरी क्लॉकवाइज। तो फिर मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली इनटू द प्लेन होगा। तो इसने अपने अंदर और अपने बाहर एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस किया। ठीक वैसे ही आप समझिए, यहाँ एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। बस फर्क ये है कि लूप में इलेक्ट्रॉन है कहाँ? वायर के अंदर। लूप में इलेक्ट्रॉन है वायर के अंदर, लेकिन एटम में इलेक्ट्रॉन वायर के अंदर नहीं है, लेकिन चल तो रहा है। भले ही इलेक्ट्रॉन वायर के अंदर चल रहा हो या वायर के बाहर चल रहा हो, जब ये इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस कर देता है। बाहर भी करता है, पूरा ही देता है। अब मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस कर देने का मतलब क्या हुआ? कि ये चलता हुआ इलेक्ट्रॉन इस पूरे के पूरे एटम को बना देता है एक छोटा सा मैग्नेट। एक मैग्नेट के रूप में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि ये इसने मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस किया तो कहीं से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जाएंगी, कहीं बाहर निकलेंगी। जहां से अंदर जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन वो साउथ पोल बन जाएगा, जहां से बाहर निकलेंगी वो नॉर्थ पोल बन जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन के रिवोल्यूशन ने इस पूरे के पूरे एटम को, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को नहीं, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, ये पूरा जो एटम बन गया है, इस पूरे एटम को एक मैग्नेटिक डाइपोल में कन्वर्ट कर दिया। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इसे दे दिया। क्या दे दिया?
इलेक्ट्रॉन ने अपने रिवोल्यूशन के कारण एटम को कन्वर्ट कर दिया एक मैग्नेटिक डाइपोल में। मैग्नेटिक डाइपोल में कन्वर्ट कर दिया तो इसका कोई ना कोई मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी जरूर होगा। बस ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कंट्रीब्यूटेड बाय वन इलेक्ट्रॉन, ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज कॉल्ड बोर मैग्नेटॉन। क्योंकि बोर ने कंसेप्ट दिया था सारा, ये तो उनके नाम पे बोर मैग्नेटॉन रख दिया इसका नाम। फिर से समझिए क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन चल रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है कहाँ, एक करंट कैरिंग लूप में, एक वायर के अंदर। वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन चल रहा है, तो फिर ये चलता हुआ इलेक्ट्रॉन एक मैग्नेटिक फील्ड कंट्रीब्यूट करता है, मैग्नेटिक फील्ड बना देता है। वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन है जो चल रहा है एटम के अंदर, जब एटम के अंदर ये इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो फिर एक मैग्नेटिक फील्ड बना देता है। एक मैग्नेटिक फील्ड ये इंड्यूस कर देता है और पूरे के पूरे एटम को एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट प्रोवाइड कर दिया, मैग्नेटिज्म बना दिया, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट प्रोवाइड कर दिया। एक इलेक्ट्रॉन ने जो कम से कम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट प्रोवाइड किया है इस एटम को या आयन को, जो भी है, इसी मिनिमम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो मिनिमम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है किसी भी एटम को, इस मिनिमम डाइपोल मोमेंट को ही हम बोलते हैं बोर मैग्नेटॉन। और बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, इसका समझना बिल्कुल आसान है। क्या, नेक्स्ट पेज लेता हूं, समझना इसका बिल्कुल आसान है। हम क्या कहेंगे, इन एन एटम रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन act as current carrying coil, करंट कैरिंग कॉइल की तरह से बिहेव करता है, करंट कैरिंग कॉइल की तरह से ये बिहेव करता है। तो फिर एंड इंड्यूस अ मैग्नेटिज्म इन एटम, एटम में एक मैग्नेटिज्म इसने इंड्यूस कर दिया बाय गिविंग अ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m। एक मैग्नेट बना दिया इसने पूरे एटम को। कैसे बना दिया, एटम को मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट देकर इसने पूरे एटम को मैग्नेट बना दिया, पूरे एटम को मैग्नेट बना दिया। ठीक है। तो अब जो मिनिमम कितना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दिया जाएगा, मिनिमम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मोमेंट MOMENT, मोमेंट गिवन भी नहीं बल्कि हम लिखते हैं कंट्रीब्यूटेड, कंट्रीब्यूटेड बाय एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड क्या कहलाता है, बोर मैग्नेटॉन। और इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम म्यू से। वैसे तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट किया था कैपिटल M से, लेकिन जब बोर मैग्नेटॉन की कह रहे हैं हम इसको, तो फिर इसे म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है। करंट कंट्रीब्यूटेड बाय एन इलेक्ट्रॉन, I इज इक्वल टू Q बाई टी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज E और इलेक्ट्रॉन को पूरा घूमने में टाइम लगता है T। देखिए एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये पॉजिटिव है और इस रास्ते पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, यहाँ इस रास्ते पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो अगर आपने यही खड़े, यहाँ समझ लो एक बार गेट लगा दिया आपने, तो इस गेट में से इलेक्ट्रॉन निकला और अगली बार फिर इसे इलेक्ट्रॉन को यहाँ इस गेट में से निकलने के लिए कितना टाइम लगेगा, कैपिटल टी कौन सा टाइम है, कैपिटल टी है 1 रिवोल्यूशन का टाइम। तो इस गेट के थ्रू एक इलेक्ट्रॉन ने कितना चार्ज फ्लो करा, इसने चार्ज फ्लो करा, इस इलेक्ट्रॉन ने इस गेट के थ्रू चार्ज फ्लो करा E, लेकिन कितने टाइम में फ्लो करा है,
इसने फ्लो करा चार्ज कैपिटल टी टाइम में, और अब ये जो बन गया है ये, यही क्या है आपकी करंट है। करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज अपॉन टाइम। इस गेट के थ्रू इलेक्ट्रॉन ने चार्ज कितना फ्लो करा? ई, और कितने टाइम में फ्लो कर दिया? टी टाइम में फ्लो कर दिया। तो आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है, फिर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई बाय कैपिटल टी। ओमेगा है 2 पाई बाय कैपिटल टी, करेक्ट, बाय बोर कंसेप्ट। बोर कंसेप्ट आप पढ़ चुके हैं उसमें, केमिस्ट्री में। क्या? इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट इन विच इट्स एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। बोर सेकेंड पोस्टुलेट। तो एंगुलर मोमेंटम mv इंटू आर इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल। n की वैल्यू यहाँ कितनी थी? यहाँ n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती, 1 3 1 2 3 एंड सो ऑन। जीरो नहीं होता इसमें, जीरो ऑर्बिटल कोई भी नहीं है, फर्स्ट ऑर्बिटल होगा कम से कम। h प्लैंक कांस्टेंट और 2 पाई आपका ही कांस्टेंट। तो अब मैं v को क्या लिख सकता हूँ? देखो, v इज इक्वल टू होता है आर ओमेगा, तो ये बन गया एम आर स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू एन अपॉन एन एच अपॉन 2 पाई, करेक्ट। तो ओमेगा कितना निकल कर आया यहाँ से? ओमेगा निकल कर आया एन एच अपॉन 2 पाई, और अपॉन में ये भी चला गया, क्या चला गया अपॉन में? एम आर स्क्वायर चला गया। अब देखना जरा ध्यान से, ये भी ओमेगा है, ये भी ओमेगा, दोनों ही तो ओमेगा है, 2 पाई बाय कैपिटल टी और ये भी, तो दोनों को आप इक्वल कर दीजिए। क्या? 2 पाई, 2 पाई बाय कैपिटल टी इज इक्वल टू में ये वाला ओमेगा कितना? एन एच अपॉन 2 पाई एम आर स्क्वायर। तो यहां से आपका कैपिटल टी कितना निकल कर आएगा? देखना जरा, कैपिटल टी निकल कर आएगा 2 टू द 4 और पाई पाई द पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन एच। एन यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जिसकी वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए 1, सेकंड ऑर्बिट के लिए 2, थर्ड ऑर्बिट के लिए 3। ये बन गया आपका ये पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर एम आर स्क्वायर अपॉन पाई एच। फिर से समझ लीजिए ध्यान से, करंट क्या है? करंट है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ई चार्ज फ्लो करा इलेक्ट्रॉन ने, कितने टाइम में करा? कैपिटल टी में करा, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय कैपिटल टी हो गया। बोर कंसेप्ट, बोर ने क्या बात बताई थी? स्टेबल एनर्जी लेवल, स्टेबल एनर्जी लेवल का कंसेप्ट दिया था उन्होंने, क्या कि इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से कहीं भी किसी भी रास्ते पर किसी भी रेडियस पर नहीं घूम सकता, वो केवल उस जगह घूमेगा जहां इसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल हो h अपॉन 2 पाई के। तो यहाँ मैंने एम वी आर एंगुलर मोमेंटम है, इसे मैंने एम आर स्क्वायर ओमेगा कर लिया, क्योंकि v इक्वल होता है आर ओमेगा, आर आर मल्टीप्लाई होगा आर स्क्वायर। अब यहाँ से ओमेगा निकाल लिया मैंने, एन एच अपॉन 2 पाई एम आर स्क्वायर, और ये भी ओमेगा ही है, ये टाइम पीरियड की टर्म्स में है, ये ओमेगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में है, दोनों को मैंने इक्वल कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से हमने टी को बना लिया सब्जेक्ट, टी को सब्जेक्ट बना लिया, 2 टू द 4 पाई 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 स्क्वायर एम आर स्क्वायर अपॉन एन एच अपॉन में चला गया यहाँ पर। ठीक है, अब अब इस वैल्यू को उठा करके रख दो, इस टी की इस वैल्यू को, टी की जो ये वैल्यू बनी है इसे उठा कर रख दो करंट के फॉर्मूले में। तो करंट के फॉर्मूले में क्या रखा जाएगा? करंट आई इज इक्वल टू ई बाय कैपिटल टी था, तो ई, और जब ये सारा अपॉन में करेंगे तो एन ई एच ऊपर आएगा और अपॉन में आएगा 4 पाई स्क्वायर एम आर स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में मैंने टी रखा तो एन एच ऊपर चला गया, एन ई एच अपॉन अपॉन में ये रह गया 4 पाई स्क्वायर एम आर स्क्वायर। अब इसके बाद देखना जरा, अभी हमने कहा कि जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एक्ट एज करंट कैरिंग लूप। तो अब यहाँ देखिए आप, करंट कैरिंग लूप, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग लूप
कितना होता है याद कीजिए, m इज इक्वल टू एन आई ए। एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स टर्न्स इन द कॉइल। नहीं, लूप नहीं है, मैं कॉइल की बात कर रहा हूँ। कॉइल और लूप में आपको फर्क पहले ही पता है। यहाँ एन की वैल्यू कितनी है, यहाँ तो केवल एक ही टर्न है, एक ही टर्न तो है बस, कोई दूसरा है नहीं, आई है और ए है, तो इसलिए अब आपका एम इज इक्वल टू कितना बन गया, आई ए। अब सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आई की वैल्यू कौन सी, ये रही आई की वैल्यू, एन ई एच अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम आर स्क्वायर। एन ई एच डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर एम आर स्क्वायर। और एरिया, एरिया ये पूरा लिया जाएगा जिस रास्ते पर ये घूम रहा है, ये एक लूप की तरह बिहेव कर रहा है, तो एरिया ऑफ लूप, एरिया ऑफ लूप कितना होता है देखो जी, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ लूप पाई आर स्क्वायर है, तो m इज इक्वल टू कितना बना देखो, पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा, एन ई एच अपॉन 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 4 पाई m, एन ई एच अपॉन 4 पाई m। अब यहाँ देखिए E कांस्टेंट है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, H प्लैंक कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, पाई भी अपने आप में कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है, तो फिर m की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है, केवल n पर। यानी फर्स्ट ऑर्बिट में जब ये घूम रहा है तो m की वैल्यू कुछ और होगी, जब ये सेकंड ऑर्बिट में घूम रहा है तो m की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, मिनिमम वैल्यू कब निकल कर आएगी, फॉर मिनिमम m, n कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, क्योंकि 1 से छोटा कुछ है ही नहीं, तो इसलिए m मिनिमम, m मिनिमम जिसे हमने म्यू लिखा था, बोर मैग्नेटॉन, म्यू बी भी लिख देते हैं इसे, म्यू बी, म्यू के नीचे सब इसमें बी बना देते हैं, यहाँ n की वैल्यू रख दो आप, e अपॉन 2 पाई m, ये निकल कर आया बोर मैग्नेटॉन की वैल्यू, कितनी निकल कर आई, ई एच अपॉन 2 पाई m। और क्योंकि ये सब कुछ कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये कांस्टेंट ही रहना है, इस कांस्टेंट की सारे की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इसे हम लिखेंगे, इसे क्या लिखेंगे हम, सब्स्टिट्यूटिंग स्टैंडर्ड वैल्यूज म्यू बी, बोर मैग्नेटॉन है तो म्यू बी लिख दो इसको, चलो, क्योंकि सब जगह म्यू बी ही लिखा हुआ है, बोर मैग्नेटॉन को म्यू बी लिख देते हैं। म्यू बी इज इक्वल्स टू आएगा 9.274 इंटू 10⁻⁻21 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया बोर मैग्नेटॉन। ये वो छोटे से छोटा, कम से कम वो छोटे से छोटा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है जो कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर सकता है अपने एटम को। जिस एटम का ये हिस्सा है, जिस एटम में रिवॉल्व कर रहा है, उस एटम को ये कम से कम कितना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट प्रोवाइड करेगा, 9.274 इंटू 10⁻21 एम्पियर मीटर स्क्वायर। इससे ज्यादा भी कर सकता है, कब कर सकता है, कि जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में हो, फर्स्ट एनर्जी लेवल को छोड़ करके ऊपर वाले सेकेंड एनर्जी लेवल पर आ जाए, तो फिर इससे भी ज्यादा सब कंट्रीब्यूट कर सकता है। इससे कितना करेगा, एन की वैल्यू 2 होगी, दुगना हो जाएगा, तो दुगना तिगना कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक की डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल डेरिवेशन है, कहीं कोई घुमाओ फिराओ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सारा घुमाओ फिराओ, बिल्कुल सिंपल सी बात, सिंपल सी बात है। पहले करंट लिया हमने, चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज है ई, टाइम है कैपिटल टी, टाइम पीरियड लिया, टाइम पीरियड कितना होता है, ओमेगा, ओमेगा इक्वल 2 पाई बाई कैपिटल टी होता है। फिर बोर कंसेप्ट लगाया, बोर कंसेप्ट से ओमेगा निकाल लिया, दोनों ओमेगा को आपने इक्वल कर दिया, टाइम पीरियड आ गया, टाइम पीरियड के बाद में, टाइम पीरियड के बाद में फिर करंट आपने बना ली टाइम पीरियड से, ई अपॉन टी से कैपिटल टी सब्स्टिट्यूट कर दिया, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए कॉइल एन आई ए, एन नंबर ऑफ टर्न्स, यहाँ पर केवल एक टर्न से, आई वो जो पीछे निकाल लिया था, एरिया पाई आर स्क्वायर, सॉल्व करते चले गए, ये निकल कर आ गया बोर मैग्नेटॉन। ये आया यहाँ बोर मैग्नेटॉन, ई एच अपॉन 2 पाई m, ई एच अपॉन 2 पाई m एम्पियर मीटर स्क्वायर। और क्योंकि यहाँ सब कुछ कांस्टेंट है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लैंक कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पाई, सब कुछ कांस्टेंट है, स्टैंडर्ड वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट करी, निकल कर आया 9.274 इंटू 10⁻21 एम्पियर मीटर स्क्वायर।